ये आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। पूछते हैं कि वो हिसाब क्यों नहीं देते हैं। कभी केयर फंड का नहीं दिया, कभी चढ़ावा, चंदा, दान, चोरी, तो दूसरी तरफ इनके संगी साथियों की गुरु दक्षिणा का भी हिसाब नहीं मिलता। और कई ऐसे अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, खोखला कर दे रहे हैं। ये जितनी ट्वीट और जितनी भी जानकारी दी है मैंने, ये लगातार हम लोग जानकारी तब दे रहे थे क्योंकि जनता हमें बता रही थी। समय समय पे लोग हमें जानकारी दे रहे थे। मान लीजिए आज ही हमें एक जानकारी दी कि हमारे समाजवादी साथी के 2-3 लोग हैं यहां पर आप आए हैं, वैसे बड़ी संख्या में, उसकी भी मैं सूची जारी करूंगा। सरकार ने इनकी जमीन ही कब्जा कर ली है। 8 एकड़ जमीन, बताइए, 8 एकड़ जमीन कब्जा हो गई है, कोई मुआवजा नहीं सरकार का। एक और साथी ने बताया कि हमारी जमीन भी ले ली उन्होंने, कोई मुआवजा नहीं। इसलिए मैं गोरखपुर के लोगों से कहूंगा कि जिस तरीके से मैंने किताब बनाई है, ये आने वाले समय में आप लोग जानकारी देना कि किस तरीके से इन्होंने बहुत सारे गरीबों की जमीन छीनी है, किसी का बुलडोजर से घर तोड़ दिया। वो जानकारी जरूर देना जिससे उसको भी छाप करके सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आपकी कितनी बताओ? तो 4,000 तो कम हो तो आपकी तो ठीक ही है इनकम। लेकिन जहां इनकम की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, वहां कितने लोगों को खाना देना पड़ रहा है इनको, मुफ्त कितने लोगों को देना पड़ रहा है। तो इनकी सरकार में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। और अमीर कैसे होगा गरीब? किसान के पास खाद नहीं है, बीज नहीं है। आप बताइए डीजल कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल में मिलावट है। इथेनॉल अगर न मिलाया जाए तो पेट्रोल की कीमत क्या है आज? गैस सिलेंडर ये बोलते थे सस्ता देंगे, फ्री देंगे, बताओ गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? गोरखपुर में ही लाइन लगी होगी। गोरखपुर में कई बार हम लोगों ने फुटेज देके, हमारे कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी कि लोगों ने सिलेंडर हटा करके लकड़ी पर कंडे से खाना बनाने लगे हैं। एक सवाल एक ही पूछ सकते हैं आप। क्यों, तुम्हें डर लगता है गोरखपुर से पूछने के लिए? नहीं, हम उनका नहीं बताएंगे। गोरखपुर में पूछना हो तो बताओ। देखो, डर लगता है इसमें मुझे। नहीं, किताब पढ़िए पहले, इसको किताब दो इसको। हाँ तो पूछिए, कोई पन्ने पे पूछ लो, किसी पन्ने पूछ लो। एसआईटी की जांच कौन करेगा? जो एसआईटी गई है उसकी जांच कौन करेगा? आपको एसआईटी का मेंबर बनाया जाएगा। भाई आप मुझे सुनिए, आप कहा कि समाजवादी पार्टी के कई लोग बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार है और आप चिंतित हो गए हैं। कई चीजों उसमें पूरा ये लिखा कि उनकी एक चिट्ठी सौंपी, घोटाले का भी जिक्र किया, क्या है? दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना? दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। ये मैं आपसे, देखिए ऐसा है, आपका सवाल ठीक है, पूछिए आप, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग में गोरखपुर में ही मान लीजिए 2163 प्राइमरी स्कूल थे और 500 बंद कर दिए गए। अमेरिका ईरान डील के बाद भी भीषण हमले लेबनान में लगातार जारी हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई है।
तस्वीरें आप देखिए, लेबनान के अल फौका में फाइटर जेट से बमबारी की गई है। साउथ लेबनान में आईडीएफ के हमलों से भीषण तबाही की खबर है, यानी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब साउथ लेबनान की ही एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां पर हिजबुल्लाह की एक साइट को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके इसी हमले में मारे गए। हिजबुल्लाह के गढ़ में ड्रोन स्ट्राइक की है इजराइल ने। धमाके के बाद पूरी इमारत जमींदोज हो गई। इमारत से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। और वहीं लेबनान के मायफादौन में 24 घंटे में 3 बार हमले हुए। पहले आईडीएफ की बमबारी से एक गाड़ी ध्वस्त हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और इस दौरान फिर बमबारी हो गई। आईडीएफ के हमलों में कई लोगों की मौत हुई है। आईडीएफ के हमलों से मायफादौन में कोहराम मचा हुआ है। भारी संख्या में आम लोगों की भी जानें जा रही हैं। आम लोग मारे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू को ताकीद की गई है, बताया गया है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल के हमले लेबनान में रुक नहीं रहे। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बमबारी के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है लेबनान में। मायफादौन में हमले के बाद चारों तरफ मलबा बिखरा नजर आया। ये देखिए, रिहायशी इलाके में कई घरों को तबाह कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। पूरे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। एक बड़ा इलाका तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है ताजा हमलों में। और दक्षिण लेबनान में बमबारी का एक और वीडियो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का एक्शन। हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारत को तबाह करने का दावा आईडीएफ ने किया है। भीषण विस्फोट से ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है और इस बॉम्ब के इस्तेमाल से ये पूरी इमारत चंद सेकंड्स में जमींदोज हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। और आईडीएफ पर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले। हिजबुल्लाह ने बैक टू बैक रॉकेट दागे। डिफेंस सिस्टम से रॉकेट हमले नाकाम कर दिए गए। हिजबुल्लाह के रॉकेट हवा में ही ध्वस्त कर दिए इजराइल ने। तो दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। जी हां, ग्राउंड ऑपरेशन भी इजराइल ने रोका नहीं। आईडीएफ की मरकावा बैटल टैंक से गोलीबारी की ये तस्वीरें आप देखिए। मायफादौन शहर पर कैसे की गई गोलीबारी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से मायफादौन शहर को निशाना बनाया गया है। एक के बाद एक लगातार धमाके हुए हैं। साउथ लेबनान का यह इलाका है जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ाती नजर आ रही हैं। यानी ना हवाई हमले रुके हैं, ना इजराइल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन को लेबनान के अंदर खत्म किया है। तो दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं। आईडीएफ की गोलीबारी ट्रंप के समझौते की धज्जियां उड़ा रही हैं। ऐसे में ट्रंप की डील पर संकट मंडराने लगा है और लेबनान पर इजराइल का प्रहार तब भी जारी है। लेबनान अंडर अटैक। एक एक करके तमाम खबरें अब आपके सामने। 24 घंटे में आईडीएफ की 3 बार स्ट्राइक हुई है। 3 बार हिजबुल्लाह के 9 ठिकानों पर बमबारी की है इजराइल ने। आईडीएफ हिजबुल्लाह में कई फ्रंट पर इस वक्त जंग चल रही है। नेतन्याहू धमकी क्या दे रहे हैं, यह देखिए आप। ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि एमओयू तोड़ा तो जवाब देंगे, यानी ईरान इजराइल को जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप भी भड़के हुए हैं इजराइल के ऊपर ही। डील टूटी तो नेतन्याहू इसके जिम्मेदार होंगे, ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, बता दिया है। बहुत नाराज नजर आ रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, होता क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ डील टूटने के आसार नजर आ रहे हैं, आशंका नजर आ रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर डील टूटती है तो आपकी जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। ट्रंप के कहने के बावजूद भी रुक क्यों नहीं रहे नेतन्याहू? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह कि प्रेसिडेंट ट्रंप को यह लगता है कि उन्होंने एक बहुत महान ऐतिहासिक काम किया है और इस डील को कर रहे हैं। वो
और ऐसी स्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू कहीं उनकी सारी मेहनत पर पानी ना फेर दे। और दूसरी बात यह है कि उनको इस बात का डर भी है, वो इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते जब ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह पर उनको बचाने के नाम पर ईरान ने जब इजराइल पर अटैक किया, तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया था और कहा था कि आप अटैक मत करो, बल्कि उन्होंने ये भी दलील दी थी कि क्या हुआ कि ईरान ने 20 मिसाइल मारे हैं, कोई मरा तो नहीं। लेकिन नेतन्याहू ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी थी। और अब जिस तरीके से नेतन्याहू, उनकी कैबिनेट के लोग और इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर हम जवाब देंगे। नेतन्याहू से एमओयू ड्राफ्ट छिपाया गया, इजराइल को नहीं बताई गई एमओयू की शर्तें। इजरायली सोर्सेस के हवाले से CNN की यह खबर है, ट्रंप को एमओयू लीक होने का डर था। यानी आप देखिए हालात कितनी तेजी से बदले हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अमेरिका और इजराइल में दरार कैसे बढ़ रही है ये जरा समझ लीजिए, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ करार टूट तो नहीं जाएगा, वजह इजराइल तो नहीं बन जाएगा। खबर क्या है समझिए, एमओयू का पूरा टेक्स्ट देखने की मांग ठुकरा दी गई। नेतन्याहू को एमओयू में क्या लिखा है नहीं दिखाया गया, नहीं बताया गया। लेबनान सीज फायर के खिलाफ हैं नेतन्याहू। ट्रंप की चिंता क्या है, एमओयू ड्राफ्ट लीक होने का डर था ट्रंप को। नेतन्याहू पर अमेरिका को अब भरोसा नहीं रह गया है। अमेरिका पर नेतन्याहू भड़के हुए हैं। ट्रंप की डील इजराइल मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये कह रहे हैं। लेबनान में आईडीएफ की कार्रवाई जारी है और उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इवन ग्राउंड ऑपरेशन भी नहीं रोका गया है, वो भी लगातार चल रहा है। और इस बीच ट्रंप ने बेरूत पर हमलों की निंदा की है। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है, वार्निंग दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को। कहा सीरिया हिजबुल्लाह को संभाल लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति की तारीफ की। जरा सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे इजराइल को लेकर अपना रुख बदला है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख बदला है और अब इजराइल से बेहतर उन्हें सीरिया नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि सीरिया के राष्ट्रपति जो हैं वो बहुत समक्ष हैं और कुशल नेतृत्व है उनका, और जो मैं कहूंगा वो करेंगे। तो ये इजराइल को खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुख GF पार्टी क्या कह रहे हैं, उनका बयान आया है। कह रहे हैं परमाणु बॉम्ब पर ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी परमाणु बॉम्ब का जो मुद्दा है उसे लेकर ईरान पर भरोसा नहीं है। किसी भी वक्त ईरान की परमाणु नीति बदल जाएगी। एमओयू पर टिक नहीं पाएगा ईरान। तो इजराइल को ईरान से डर है। पूर्व मोसाद चीफ ने क्या कहा जरा सुनिए। ईरान का नया नेतृत्व परमाणु नीति बदल सकता है। समझौते के विपरीत परमाणु नीति में बदलाव मुमकिन है। परमाणु बॉम्ब पर ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एमओयू पर ईरान टिक नहीं पाएगा। डील के बाद भी ईरान से परमाणु खतरा समाप्त नहीं होगा। इजराइल को ईरान से दीर्घकालिक खतरा है। डील से ईरानी मिसाइल कार्यक्रम को बाहर रखना गलत है। ईरानी मिसाइल कार्यक्रम पर इजराइल को जानकारी है। लेबनान इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी। इजराइल को सैन्य खुफिया क्षमताओं को मजबूत करना होगा। इजराइल को अमेरिका पर से निर्भरता कम करनी होगी, ये कहा गया है इजराइल की तरफ से। मनीष, ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल के बीच में ही तलवारें खिंच रही हैं अलग अलग मुद्दों पर। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये बताते हैं कि इजराइल का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है अमेरिका के बिना, और दूसरी तरफ से अब जवाब दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह निर्भरता हमें खत्म करनी होगी। क्या इजराइल कभी अमेरिका पर से अपनी निर्भरता कम कर सकता है, खत्म कर सकता है? डील को लेकर तो बड़ी नाराजगी है। न सिर्फ लेबनान बल्कि ईरान भी उन्हें बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। जंग खत्म करने को राजी नहीं है ऐसा लग रहा है। देखिए ये दिलचस्प हालात हैं। मतलब यही प्रेसिडेंट ट्रंप थे जो थोड़े दिन पहले इच्छा जता रहे थे कि अगर मैं इजराइल का प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ूं तो मैं जीत सकता हूं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इजराइल में बहुत पॉपुलर है और है भी। पिछले दिनों हमने देखा, ग्राउंड पर भी मैंने लोगों से बात की तो सब प्रेसिडेंट ट्रंप को अपना दोस्त समझ रहे थे। लेकिन देखिए वो दोस्त इसलिए समझ रहे थे क्योंकि अमेरिका इजराइल का ईरान के खिलाफ साथ दे रहा था। अब जब डील हो रही है तो इजराइल के लोग, अधिकांश लोग
और इजराइल की सरकार और इजराइल की एजेंसी अभी समझती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनके दोस्त नहीं है, या कमोबेश अमेरिका अब अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है बजाय इजराइल के हितों को प्राथमिकता देने की। इसीलिए इजराइल के अंदर इस बात को आत्मंथन चल रहा है कि हमें बहुत दिनों तक अमेरिका के भरोसे नहीं रहना है, हमें ईरान के साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान और इजराइल के बीच संबंध कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। अभी आपने एक बयान का जिक्र किया, ये एक किस्म का ईरानोफोबिया भी है, जहां पर नेतन्याहू दुनिया भर में कहते हैं कि देखो ईरान ये खतरनाक देश है, ईरान ऐसा कर देगा, ईरान वैसा कर देगा, इसीलिए ईरान पर एक्शन होना चाहिए, इसीलिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। वरना एक बात बताइए, पाकिस्तान जैसे एक रोग कंट्री के पास परमाणु बम हो सकता है, तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता? लेकिन नेतन्याहू ने ये पूरे आप कह सकते हैं कि लॉजिक गढ़ा और पूरी दुनिया को मनवाया कि ईरान के पास परमाणु बम होना दुनिया में सबसे खतरनाक होगा। तो अब वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां पर वो इजराइल के लोगों को कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई हमारा साथ नहीं दे, हम अकेले ईरान से लड़ेंगे। यानी आने वाले सालों में आप देखेंगे उसी हिसाब से मिलिट्री एक्सपेंडिचर आपको इजराइल के बजट में साफ तौर पर दिखाई देगा। इस वक्त फ्रांस की कुछ अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं। G7 समिट से जुड़ी ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, इमैनुअल मैक्रो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो फ्रांस से भी एक एक अपडेट, पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, क्योंकि हो तो यही रहा है कि जहां भी 3-4 हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपने की खबर मिलती है, इजराइल बमबारी कर देता है, एयर स्ट्राइक कर देता है और पूरी इमारत, पूरा अपार्टमेंट तबाह हो जाता है और भारी संख्या में आम सिविलियंस की भी जान जाती है। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि यह सिलसिला बंद करो, लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा और ईरान पर होने वाला था बड़ा हमला। इजरायली एयरफोर्स करने वाली थी हमला, अंतिम समय में ऑपरेशन रोक दिया गया। नेतन्याहू ने आईडीएफ चीफ को फटकार लगाई, ऑपरेशन पर बयान देने पर फटकार लगाई। वाईनेट ग्लोबल के हवाले से ये खबर सामने आ रही। तो ईरान पर अंतिम समय में कैसे रुका इजरायली हमला? नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ एयाल जमीर को फटकार लगाई। ईरान पर प्रस्तावित हवाई हमले से जुड़ी जानकारी पब्लिक हुई, इसलिए फटकार लगाई गई। एयरफोर्स चीफ ने कहा था ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी है, हमला एडवांस लेवल पर था, लड़ाकू विमान उड़ान भरने ही वाले थे। ऑपरेशन शुरू होने से 1 घंटे पहले इस ऑपरेशन को रद्द कर दिया गया। ऐसी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, यह कहा नेतन्याहू ने। ऑपरेशन पर इजरायली एयरफोर्स चीफ का बयान, यह एक राष्ट्रीय गलती है, बड़ी गलती से माना गया है। राजनीतिक महत्व इसका क्या है? ईरान को लेकर इजरायल के राजनीतिक सैन्य नेतृत्व में मतभेद की खबरें इसी के बाद सामने आई। अंतिम समय में हमला रुका तो इसके पीछे अमेरिकी दबाव संभव है। मोदी ट्रंप में 3.5 घंटे बाद होने वाली बैठक से जुड़ी खबरें। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की आज होने जा रही है मुलाकात। शाम 6:15 बजे यह द्विपक्षीय बैठक होगी। करीब 16 महीने के बाद दोनों की मुलाकात होगी। G7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस में हैं दोनों नेता और देखा जाए तो मुलाकात तो कई बार हुई है दोनों नेताओं के बीच। जिस तरह की बॉन्डिंग है उसकी तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता होगी शाम 6:15 बजे और माना यह जा रहा है कि 40 से 45 मिनट तक तकरीबन यह मीटिंग चलेगी और उसके बाद शाम 7 बजे डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पश्चिम एशिया और ट्रेड डील पर चर्चा संभव है। मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें माना जा रहा है कि इस मुलाकात की कुछ और डिटेल्स वो दुनिया के सामने साझा करें। तो 490 दिन के बाद यह मुलाकात हो रही है। मोदी ट्रंप में क्या होगी बात, देखिए किसके आसार हैं। सबसे पहला बड़ा मुद्दा ट्रेड डील का। अमेरिका और भारत में अंतिम समझौता बाकी है, बहुत इंतजार हुआ है इसका। अगले हफ्ते भारत आएंगे यूएस ट्रेड प्रतिनिधि। टैरिफ को लेकर भी दोनों में लिहाजा बात हो सकती है। तो पहला मुद्दा तो यह हुआ। दूसरा है ऊर्जा सहयोग। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीद कम करे। ऊर्जा स्रोतों में विविधता चाहता है भारत। और वैसे भी
ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका जो कहेगा वो भारत मान लेगा। भारत को अभी भी सस्ता पड़ रहा है रूसी तेल, लिहाजा हम अपने हित को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। तीसरा बड़ा मुद्दा है H-1B वीजा का मुद्दा। नियमों में राहत, आसान प्रक्रिया चाहता है भारत। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो अमेरिका में और सख्ती बढ़ा रहे हैं। रिश्तों को देखते हुए लचीलापन दिखा सकते हैं ट्रंप, कम से कम ये उम्मीद की जा रही है। और वहीं G7 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है, बातचीत से ही जंग का स्थायी समाधान निकलेगा। पश्चिम एशिया संघर्ष से मित्र देशों को नुकसान हुआ है। हॉर्मुज में दिक्कतों से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। समुद्री रास्ते सुरक्षित हो, नाविक भय मुक्त तरीके से काम कर सके। सोचिए, भारत तो ये बात डे 1 से कह रहा है। पीएम मोदी ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया, और अगर इस बात पर अमल कर लिया जाता तो शायद 40 दिनों की जंग की नौबत ही नहीं आती। तो G7 के मंच से मोदी का ग्लोबल संदेश, दुनिया में अलग अलग हिस्सों में चल रहे विवादों का स्थायी समाधान हो, तनाव और युद्धों का स्थायी समाधान हो, परमानेंट सॉल्यूशन की बात की गई। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही यह संभव है। पश्चिम एशिया में संघर्ष से मित्र देशों को जान माल का नुकसान हुआ है, तो अपना कंसर्न भी जाहिर किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। हॉर्मुज स्ट्रेट में आई दिक्कतों की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ है। सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें। यह बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीते दिनों अमेरिका की तरफ से जो बमबारी की गई थी उसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर्स भी मारे गए थे, उनकी जान गई थी। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि नाविक बिना भय के काम कर सकें, इस तरह का हमें माहौल बनाना होगा। अमेरिका के टेक्सास में देखिए, विमान हादसा हो गया। एक अहम खबर आपको बता दें, चार्टर विमान हादसे का शिकार हो गया है। लैंडिंग के वक्त विमान में यह हादसा हुआ। विमान रनवे पर पलटा और उसमें आग लग गई। विमान में सवार एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका के टेक्सास में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर चार्टर विमान हादसे का शिकार हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से ये विमान, चार्टर्ड प्लेन था, ये रनवे पर पलटा और इसमें भीषण आग लग गई। विमान में सवार एक शख्स की मौत हो गई है। लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ है। विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और जब तक मदद पहुंची तब तक एक शख्स की मौत हो चुकी थी। Oh my God.